स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ट्रैफिकर पर, जहां हम आज करने जा रहे हैं इंडिया जीके की इस सीरीज का शुभारंभ। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इतिहास इंडिया जीके का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि इतिहास के उस हिस्से को क्या कहा जाता है जब लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और ज्ञान पुरातत्व साक्ष्यों पर आधारित होता था। यानी कि जो ज्ञान है वो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित होता था। ऑप्शन ए है प्रोटो हिस्ट्री, ऑप्शन बी हिस्ट्री, ऑप्शन सी प्री हिस्ट्री, ऑप्शन डी नियोलिथिक युग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्री हिस्ट्री, यानी कि उस काल को जहां हमें लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था और ज्ञान जो है पुरातात्विक साक्ष्यों पर, यानी पुरातात्विक साक्ष्य क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सिक्के, ठीक है, और जो दीवारें हैं उनके ऊपर चित्र, यानी कि जिन्हें भित्ति चित्र कहा जाता है, उनके ऊपर बेस्ड थे और उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता और वो लेखन कला में नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं प्री हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के दौर जो था को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पाषाण काल, बी प्रोटो हिस्ट्री, सी लोह युग, डी मध्य पाषाण काल। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोटो हिस्ट्री। ये जो है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच के दौर को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए किस काल को लिथिक एज या स्टोन एज भी कहते हैं। लिथिक का मतलब क्या है, पत्थर। लिथिक का मतलब क्या है, पत्थर, और जो पत्थर से संबंधित है उसे स्टोन एज कहा जाता है। तो जो प्रोटो हिस्ट्री है वो स्टोन एज, लिथिक एज या स्टोन एज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रोटो हिस्ट्री, ऑप्शन बी प्री हिस्टोरिक पीरियड, सी हिस्ट्री, डी चालकोलिथिक युग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हम पत्थरों का यूज करते थे, उसे स्टोन एज या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में पूरा पाषाण काल, जिसे पिलियोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, के सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य जो है की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल, सी रॉबर्ट ब्रूसफुट, डी आर डी बनर्जी। तो जो साक्ष्य की खोज का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में तमिलनाडु के पलवरम जिले में किसकी खोज की थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो की, बी पलवरम हैंड एक्स की, सी भीमबेटका की, डी लोथल। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पलवरम हैंड एक्स की खोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूरा पाषाण काल के किस चरण में मानव बिना पॉलिश किए हुए, यानी कि बिना पॉलिश किए हुए खुरदुरे भारी पत्थर के औजारों जैसे हैंड एक्स, चॉपर्स और क्लीवर्स का इस्तेमाल करता था। ऑप्शन ए है लोअर पिलियोलिथिक एज, बी है मिडिल पिलियोलिथिक एज, सी है अपर पिलियोलिथिक एज, डी है मेसोलिथिक एज। तो ऐसा कौन सा काल है जिसमें जो मानव है खुरदरे भारी पत्थर यूज करता था, वो है लोअर पिलियोलिथिक एज में जो है इस तरह के औजारों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है कि प्राचीन लोग स्टोन टूल्स बनाने के लिए ऐसी जगह चुनते थे जहां अच्छी क्वालिटी का स्टोन आसानी से उपलब्ध हो। ऐसी साइट्स को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए हैबिटेशन साइट्स, बी फैक्ट्री साइट्स, सी रॉक शेल्टर, डी आवासीय साइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैक्ट्री साइट्स, यानी कि जहां पर वो निर्माण करेंगे उसे ही तो कहा जाता है फैक्ट्री, तो वहां पर वो निर्माण करेंगे। हैबिटेशन साइट जो है वो रहने का स्थान है, आवासीय उनके हैबिटेशन का मतलब है जहां पर पशु पक्षी और मानव साथ में रहते हो, और आवासीय है जहां मानव रहते हो, ठीक है। और रॉक शेल्टर जो पत्थर नुमा गुफा है उसके अंदर, पत्थरों के अंदर गुफा जो है उसे कहा जाता है रॉक शेल्टर।
नेक्स्ट देखिए कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका गुफाएं और रॉक शेल्टर जो है किस काल के महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं और जो रॉक शेल्टर हैं वो किस काल के हैं। ऑप्शन ए मेसोलिथिक एज, ऑप्शन बी नियोलिथिक एज, सी लोअर पिलियोलिथिक एज, डी चालकोलिथिक एज। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लोअर पिलियोलिथिक एज। नेक्स्ट देखिए मिडल पाषाण युग में मानव किस प्रकार के औजार बनाना शुरू कर चुका था। तो ऑप्शन ए है हेवी स्टोन टूल्स, बी है माइक्रोलिथ, डी है पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, सी है शार्प, यहाँ आएगा शार्प यानी कि तीखे थ्रू पॉइंटेड टूल्स जैसे फ्लैक्स, ब्लेड्स और पॉइंटर्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा शार्प और पॉइंटेड, मतलब इस तरह के जो औजार है वो बनाना सीख गया था। कौन? मानव। किस चीज के? पत्थर के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऊपरी पाषाण काल यानी कि अपर पिलियोलिथिक एज के अंत में आधुनिक मानव किस प्रजाति का उद्भव हुआ। यानी कि मानव की किस आधुनिक प्रजाति का जो है अपर पिलियोलिथिक एज या ऊपरी पाषाण काल में उद्भव हुआ था। तो ऑप्शन ए है होमो इरेक्टस, बी है होमो सेपियंस, सी है निएंडरथल, डी है ऑस्ट्रोपिथेकस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होमो सेपियंस, जो मानव की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण युग में मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रमुख उपकरण क्या थे। यानी कि जो उसके प्रमुख उपकरण थे मानव के मध्य पाषाण काल में वो क्या थे। ऑप्शन ए हैंड एक्स चॉपर्स, बी माइक्रोलिथ्स, सी पॉलिश किए हुए पत्थर, डी धातु के औजार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स का मतलब है पत्थर के छोटे छोटे औजार। माइक्रो का मतलब क्या है? माइक्रो यानी कि छोटा, और मैक्रो होता है बड़ा। तो यहाँ जो है छोटे पत्थर के छोटे छोटे आकारों को माइक्रोलिथ्स, लिथ्स होता है पत्थर, तो माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पालतू जानवरों में सबसे पहले कौन था। यानी कि मानव द्वारा जो पालतू जानवर सबसे पहले बनाया गया था वो कौन था। तो ऑप्शन ए है बिल्ली, बी है कुत्ता, सी भेड़, डी बकरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता जो है मानव द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु है। नेक्स्ट देखिए मध्य पाषाण युग के लोग ज्यादातर किस प्रकार की पेंटिंग बनाते थे। यानी कि ये बात कर रहा है मध्य पाषाण युग की और पूछ रहा है कि लोग उस समय में किस प्रकार की पेंटिंग्स जो है बनाते थे। ऑप्शन ए रॉक पेंटिंग, बी पोट्री पेंटिंग, सी दीवारों पर बनी पेंटिंग, डी कपड़ों पर बनी पेंटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉक पेंटिंग्स, यानी कि पत्थरों के ऊपर जो है पेंटिंग की जाती थी। पेंटिंग यानी कि चित्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए नवपाषाण काल में मानव ने किस महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बनाना शुरू किया था। यानी कि पहले जो है मानव क्या करता था, कहीं से कुछ मिल गया तो उसको स्टोर कर लेता था, यानी कि संग्रह कर लेता था। लेकिन उसके बाद उसने क्या स्टार्ट कर दिया, उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि वो जो बीज हैं उनको किसी उचित स्थान पर उगाना शुरू कर दिया। तो पूछ रहा है कि किस उस काल को क्या कहा जाता है। यानी कि नवपाषाण काल में मानव ने किस महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ ऐसा कौन सा परिवर्तन किया था कि वह खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। तो ऑप्शन ए है पशुपालन स्टार्ट कर दिया, बी है कृषि का आरंभ, सी शहरीकरण, या डी धातु के औजारों का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कृषि का आरंभ कर दिया, क्योंकि पहले वो सिर्फ जो घास फूस या फसल खड़ी थी कहीं ऑटोमेटिक उसको सिर्फ स्टोर करता था। अब उसने उन बीजों का प्रयोग करके एक कृषि करना स्टार्ट कर दिया और अब वह मनचाही चीजें उगा सकता था, जो चाहे वो उत्पादन कर सकता था। तो वह खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बन गया। नेक्स्ट कब बना, नवपाषाण काल में। याद रखिए कि यह जो
कार्य है वो नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ होता है। नेक्स्ट देखिए, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राइस कल्टीवेशन का सबसे पुराना प्रमाण कहाँ से मिलता है। अब ये क्या पूछ रहा है कि भारत में ही नहीं, यह पूरी दुनिया का ही जो है पुराना प्रमाण है किस चीज का, राइस कल्टीवेशन यानी कि जो चावल है उसकी खेती का। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मेहरगढ़, दूसरा ऑप्शन है कोल्डी हवा और महगरा यूपी में, बुरजहोम या चिरांद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोल्डी हवा और महगरा यूपी। तो आपको पता है कि गंगा और यमुना का मैदान जो है एक बहुत ही अच्छा मैदान है चावल की खेती के लिए। तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा चावल होते हैं, इसलिए यहाँ चावल का कटोरा भी कहा जाता है किसको, यूपी को। नेक्स्ट देखिए, पश्चिम बंगाल को कहा जाता है चावल का कटोरा, क्योंकि वहां पर ज्यादातर नदियां हैं और जलोढ़ मिट्टी है, उत्पादन बहुत अच्छा होता है। नवपाषाण काल में लोग पॉलीसेड स्टोन टूल्स के अलावा किसके बने टूल्स भी इस्तेमाल करते थे, यानी कि पत्थरों के टूल्स तो इस्तेमाल करते ही थे, साथ में और कौन सी धातु थी या कौन सी चीज थी जिसका जो इस्तेमाल है टूल बनाने में। टूल मतलब क्या है कि कुल्हाड़ी बना दी, दराती बना दी, इस तरह के जो उनके दिनचर्या में प्रयोग होने वाले औजार थे उन्हीं को क्या कहा गया, टूल्स कहा गया। तो ऑप्शन ए है लकड़ी का, बी हड्डी का, सी धातु का, डी मिट्टी का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हड्डी, यानी कि हड्डी से बने औजार भी हमें प्राप्त हुए हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हड्डी से भी टूल्स या औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी के बर्तन जिसे पोट्री मेकिंग, पोट्री क्या है, मिट्टी के बर्तन है, की शुरुआत किस युग में हुई थी। ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, बी मध्यपाषाण युग, सी नवपाषाण युग और डी चालकोलिथिक काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवपाषाण काल में। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ होता है, और अब ये क्या कह रहा है कि नवपाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने आरंभ हो गए थे। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक मिट्टी के बर्तन, दूसरा कृषि नवपाषाण काल में। नेक्स्ट देखिए, कपास या कॉटन का सबसे पुराना साक्ष्य किस नवपाषाण काल साइट से प्राप्त हुआ है। किसका, कॉटन का यानी कि कपास का सबसे पुराना साक्ष्य नवपाषाण काल की है साइट है। तो ऑप्शन ए है बुरजहोम, बी है मेहरगढ़, सी है चिरांद और डी है महगरा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है, नवपाषाण साइट है और यहाँ से कपास का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के लोग मिट्टी के बने, ठीक है, जो है मिट्टी के बने रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार और सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार हाउसेस में रहते थे, यानी घरों में रहते थे। किस तरह के घर, आयताकार या फिर वृत्ताकार। इस प्रकार की किसकी नींव रखी गई थी। ऑप्शन ए है फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटी की नींव रखी गई, या फिर और क्या कहेंगे अर्लीस्ट इंडियन विलेज की, दूसरा है शहरीकरण की, तीसरा है बड़े साम्राज्य की और चौथा है धातु युग की। तो यानी कि जो घर थे वो किसको इंगित कर रहे थे, यानी किसको चिन्हित कर रहे थे, तो वो कर रहे थे फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटी, यानी कि जो परमानेंट हाउसेस बन चुके थे जो आयताकार और वृत्ताकार थे वो फर्स्ट सेटल्ड सोसाइटी या अर्लीस्ट इंडियन विलेज के बारे में बता रहे थे, यानी कि गांवों की स्थापना को बता रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट पर, कश्मीर घाटी में पिट ड्वेलिंग यानी कि गड्ढे वाले घर, पिट क्या होता है, गड्ढा, ड्वेलिंग घर, तो पिट वाले गड्ढे यानी कि गड्ढे वाले घर के साक्ष्य किस युग से संबंधित है। ऑप्शन ए है चालकोलिथिक एज, बी है नवपाषाण काल, सी है मेसोलिथिक एज, डी है पुरापाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवपाषाण काल। तो यहाँ से क्या हो जाए, गड्ढे वाले घर भी कहाँ से आरंभ होते हैं, नवपाषाण काल से। एक कृषि, दूसरा गड्ढे वाले घर और तीसरा हमने क्या पढ़ा था वो आप कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट, नवपाषाण काल के अंत के साथ
किस युग का भी अंत हुआ और कई संस्कृतियों। तो नवपाषाण काल के अंत के साथ किस युग का भी अंत हुआ और कई संस्कृतियों ने धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन ए है मध्य पाषाण काल, बी है पूरा पाषाण काल, सी है पाषाण युग या डी है लोह युग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाषाण युग, यानी कि नवपाषाण काल के अंत के साथ किस युग का भी अंत हुआ, पूरा पाषाण युग का, या नहीं पूरा पाषाण नहीं, पाषाण युग का, जहां पत्थरों का यूज करते थे उसका भी अंत हो गया। नेक्स्ट देखिए, धातु के उपयोग पर आधारित संस्कृति को चाल्कोलिथिक यानी कि कॉपर स्टेन फेज के रूप में जाना जाने लगा। इसमें मुख्य रूप से कौन सी धातुएं थी, यानी कि कौन सी धातुएं थी जिसके कारण इस काल को कॉपर स्टोन फेज कहा गया। तो ऑप्शन ए है लोहा और कांस्य, बी है तांबा और कांस्य, सी है सोना और चांदी, डी है टीन और लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा तांबा और कांस्य जो है धातुओं का प्रयोग के कारण इस काल को या इस संस्कृति जिस पे आधारित थी उसको चाल्कोलिथिक या कॉपर स्टोन फेज के रूप में जाना जाता है। चाल्कोलिथिक काल में घर किस सामग्री के बनाए जाते थे, यानी कि जो घर थे कैसे घर थे, अभी हमने पढ़ा था आयताकार और वृत्ताकार। तो इस तरह के घर किस सामग्री से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है पक्की ईंटों से, बी है पत्थर और मिट्टी की ईंटों से, सी है लकड़ी और बांस, डी है केवल पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पत्थर और मिट्टी की ईंटें जो है प्रयोग में लाई जाती थी। राजस्थान में स्थित गिलुंड साइट एकमात्र स्थान है जहां किस प्रकार की ईंटों के अवशेष मिले हैं, यानी कि ईंटें किस प्रकार की हैं। ऑप्शन ए कच्ची ईंटें, ऑप्शन बी पक्की ईंटें, सी मिट्टी की ईंटें, डी पत्थर की ईंटें। तो राइट आंसर क्या है, ये पक्की ईंटों के प्रमाण जो है इस साइट से हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, चाल्कोलिथिक काल की मुख्य पहचान क्या थी, यानी कि चाल्कोलिथिक काल की मुख्य पहचान बतानी है। तो ऑप्शन ए है मोनोक्रोम पेंटेड पोटरी और पॉलीक्रोम पेंटेड पोटरी, साधारण मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है पॉलीक्रोम पेंटेड पोटरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाल्कोलिथिक काल में किस रंग की पोटरी काफी प्रचलित थी, यानी कि चाल्कोलिथिक काल की वो कैसे रंग की पोटरी थी वो बताना है। ऑप्शन ए सफेद और नीली, बी काली और लाल, सी पीली और हरी, डी भूरी और काली। तो इसका जो राइट आंसर है काली और लाल जो है रंग की पोटरी बहुत ही काफी प्रचलन में थी। चाल्कोलिथिक काल में लोग मृत शरीरों को किस दिशा में दफनाते थे या दफनाया जाता था। ऑप्शन ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये जो अपनी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो जो इस दिशा में जो है लिटाया जाता था। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित आर्या बनास संस्कृति भारत की सबसे पुरानी चाल्कोलिथिक संस्कृतियों में से एक है। इस संस्कृति के मेजर एक्सकेवेटेड सीट्स कहाँ स्थित है, यानी एक्सकेवेटेड का मतलब है खोजे गए, ठीक है, खोजे गए स्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है जयपुर अजमेर, बी है उदयपुर भीलवाड़ा और राजसमंद, सी है जोधपुर और बीकानेर, डी है कोटा और बूंदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उदयपुर भीलवाड़ा और राजसमंद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उदयपुर भीलवाड़ा और राजसमंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल इंडिया का सबसे प्रमुख चाल्कोलिथिक कल्चर कौन सा है जो नर्मदा नदी के तट पर पूरे मालवा रीजन में फैला हुआ था, यानी कि नर्मदा घाटी मान के चलिए ये अपना भारत का दक्षिणी हिस्सा है और ये जो है नर्मदा नदी है और ये मालवा रीजन है। तो सबसे प्रमुख चाल्कोलिथिक कल्चर कौन सा था जो नर्मदा नदी के तट पर
वो पूरे मालवा रीजन में फैला हुआ था। तो ऑप्शन ए है आहार संस्कृति, बी है कैथा संस्कृति, सी है जोरवे संस्कृति और डी है मालवा संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालवा संस्कृति, क्योंकि इसने क्या कहा, ये यहाँ पर मालवा रीजन में कह रहा था, तो मालवा संस्कृति इसी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र का जोरवे कल्चर किस नदी के तट पर था? यानी कि जोरवे कल्चर जो महाराष्ट्र में था किस नदी पर था? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी परवरा, डी गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परवरा नदी के तट पर था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जो इंडिया जीके पर थी और हम हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री में कौन सी, एशियंट हिस्ट्री, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।